हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर का सेक्शन सी। हम अभी तक कवर कर चुके हैं सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अगर अभी तक आप लोगों ने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आज जस्ट एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक मैं आई बटन पर 1 बाय 1 डाल दूंगी। ऑल्सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी के सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट डाल रखी है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन सी। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर हैं आपके 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 41 to 45 एक केस स्टडी के हैं एंड 46 to 50 एक केस स्टडी के हैं। तो पहला केस स्टडी क्या कहता है, ये आपको फिगर दी गई है। द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड, ये जो साथ में आपको फिगर दी गई है, शोज द पाथ ऑफ अ डाइवर। एक डाइवर का पाथ शो करिए। डाइवर मतलब जो ऐसे जंप करते हैं, डाई करते हैं, ठीक है। When she takes a jump from the diving board, clearly it's a parabola. सबसे पहले जैसे वो जंप कर रही है वो क्या बना रही है, शेप पैराबोला की। पैराबोला कौन सी शेप होती है, जैसे ये आपकी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर ये जो शेप होती है, इस तरीके की कोई शेप आए, इसे हम पैराबोला कहते हैं। और नीचे वाली शेप को भी हम पैराबोला कहते हैं। ये दोनों ही शेप जो होती है पैराबोला होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये अपवर्ड पैराबोला आ रहा है। वैसे तो और भी होते हैं पैराबोलास, लेकिन आपके सिलेबस में आई गेस इतने ही इनफ है। नेक्स्ट, एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड। तो एनी जो है इस डाइविंग बोर्ड पर खड़ी हुई थी, जो 48 फीट था वाटर लेवल से। ये वाटर लेवल है, इससे ऊपर कितना था, 48। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये वाटर लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 48 फीट, ठीक है। ये बोर्ड हो गया। फिर क्या है, शी टुक अ डाइव इनटू द पूल। जैसे ही उसने डाइव किया पूल के अंदर, हर हाइट अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम t इन सेकेंड इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल ht सच दैट दिस। कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि जब स्टार्टिंग में इनिशियली वो यहाँ पर खड़ी थी, ठीक है। जैसे ही उसने डाई लेना शुरू करा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, पता नहीं कितने सेकेंड में उसने यहाँ पर आई वो, है ना। लेकिन हमें नहीं पता कि आफ्टर 2 सेकेंड उसकी हाइट कितनी ऊपर थी ग्राउंड लेवल से, आफ्टर 3 सेकेंड्स उसकी हाइट कितनी थी ग्राउंड लेवल से, है ना। तो वो कौन बता रहा है, वो बता रही है ये इक्वेशन, ठीक है, जिसके अंदर क्या लिखा है, ht यानी कि हाइट एट टाइम t। एट टाइम t मतलब 1 पुट करो तो आपको पता चल जाएगा कि 1 सेकेंड के बाद उसकी हाइट कितनी थी। 2 पुट करो तो हमें पता चल जाएगा कि 2 सेकेंड में उसकी हाइट कितनी थी। 3 पुट करो कहाँ पर, t की जगह पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि कितने टाइम पर उसकी हाइट कितनी थी, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ अगर k की वैल्यू हमें दी होती ना तो हम इजीली कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर हमें k की वैल्यू पहले तो उन्होंने बोला है फाइंड करो। मान लो यहाँ पर k की वैल्यू आ जाती है 40 आ जाती है, या मान लो 50 आ जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूँ, -16t² + 8t + 40, ठीक है। मान लिया हमने k की वैल्यू आ गई 40। तो नाउ ये इक्वेशन जो है वो आपको क्या बताएगी, प्रॉपर हाइट बताएगी कि t हम 1 पुट करेंगे तो 1 सेकेंड में कितनी हाइट है, 2 पुट करेंगे तो 2 सेकेंड में कितनी हाइट है। आपको 10 सेकेंड बाद पता करनी, 10 सेकेंड बाद भी आपको पता चल जाएगी कि कितनी हाइट थी उसकी, ठीक है। ओके, बट पहली बात हमें k की वैल्यू चाहिए। 40 तो हमने माना ना, अभी तो ऐसा है तो नहीं। ओके, चलो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। पहला ही क्वेश्चन ये है कि k की वैल्यू बताइए हमें। ओके, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बताएंगे हम, सोचिए, जब वो इनिशियली यहाँ पे खड़ी थी तब क्या था, टाइम 0 है ना, 0 सेकेंड थे ना। कैसे, डाइविंग की हम बात करें ना, डाइविंग की कि कितने उसने जब हाइट ली, कितने सेकंड में पहुंची नीचे, ये सब चीजें। लेकिन जब वो यहाँ पर खड़ी हुई थी, आराम से खड़ी हुई थी, मतलब क्या था, टाइम 0 था। उस टाइम पर ये जो डाइविंग बोर्ड था कितनी ऊपर था, 48 फीट, यानी कि टाइम 0 पर हाइट कितनी थी उसकी, 48 हाइट थी। तो क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकती हूँ, हमें दिया तो हुआ है ये चीज। अब उन्होंने बोला है
कि जब वो खड़ी हुई थी इनिशियली टाइम 0 था, तब उसकी टाइम 0 पे उसकी हाइट कितनी थी 48, क्योंकि डाइविंग बोर्ड कितनी ऊपर था ग्राउंड लेवल वाटर लेवल से 48 फीट ऊपर था, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे, की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे हाइट एट 0, पहले टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 16 0 का स्क्वायर प्लस 8 0 प्लस के। तो हाइट 0 सेकेंड पे कितनी थी 48, 16 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, ये हो गया के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 48। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, जैसे हमारे पास के की वैल्यू आ गई, अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ, एच टी इज इक्वल टू -16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 48, यानी कि अब ये वो इक्वेशन है जो मेरे को बता सकती है कि ये डाइवर 1 सेकेंड बाद कितनी ऊंची थी, 2 सेकेंड बाद कितनी ऊंची थी। इस तरीके से बार बार हम टाइम की वैल्यू पुट करके हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल। अब उन्होंने हमसे हाइट नहीं पूछी, उन्होंने हमसे पूछा है कि वो वाटर लेवल पे कब जाके टच करेगी, कितने टाइम पर टच करेगी। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टाइम। ठीक है, टी फाइंड करना है अब हमें। ओके, दोबारा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। वो कह रहा है कि कब जाकर, कितने सेकंड बाद जाकर वो वाटर को टच करेगी। जब वो वाटर को टच कर रही होगी यानी कि वो वाटर लेवल पे आ चुकी होगी। वाटर लेवल का मतलब क्या है, उसकी हाइट 0 होगी वाटर लेवल से, है ना। वाटर लेवल मतलब उसकी हाइट वाटर लेवल से 0 पर होगी। तो यानी कि हमें हाइट दे रखी है h, दे रखा है हमें 0 एट टाइम t। कौन सा टाइम, वो तो हमें फाइंड करना है। तो बस हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देते हैं। 0 इक्वल्स टू -16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 48। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है ये हमें क्या दिखाई दे रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है जिसमें t स्क्वायर है, t है, कांस्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं बताइए, यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बस अब हम इसमें से पहले क्या कॉमन आ रहा है, -8 के कॉमन ले लेते हैं हम इसमें से, सॉरी -8। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2t स्क्वायर प्लस t, सॉरी माइनस कॉमन लेना तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे भी -8 कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, क्या इक्वेशन आ गया आपके पास, 2t स्क्वायर -t -6 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 6 से, कितना आएगा, यानी कि प्रोडक्ट आया हमारे पास 12 और सम आया आपके पास, t का कोफिशिएंट क्या है -1। ठीक है, यानी कि दुनिया जहान में कोई ऐसे दो नंबर सोचिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई -6 है तो -12 हो जाएगा। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -12 आए और उन्हीं दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए -1। इतना दिमाग कौन लगाए, हम सीधा सीधा क्या करेंगे 12 के फैक्टर्स बना लेते हैं। क्या आएगा 2 6 2 3। ठीक है, तो देखिए 2 2 ज़ा 4 एंड 3, 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12 एंड 4 - 3 इज 1। आ गया 12 और 1। बस अब हम साइन कंसीडर कर लेते हैं। हमें चाहिए 12 माइनस का और माइनस का ही 1 चाहिए। माइनस का 1 कब आ सकता है, जब माइनस का 4 हो प्लस का 6। माइनस का 4 बड़ा हो गया तो माइनस का 1 आ जाएगा। सेम साइन हम यहाँ दे देते हैं, माइनस का 4 प्लस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 12। तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए, -4 + 3। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2t स्क्वायर माइनस t को क्या लिखेंगे -4t + 3t -6 एज इट इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2t कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पर t - 2। अब इसमें से क्या कॉमन ले कि ब्रैकेट में t - 2 बचे, 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा t - 2। अब t - 2 कॉमन, क्या बच गया 2t + 3, राइट। अब इसको हम 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे और इसको भी 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे।
यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई 2 और यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। तो क्या टाइम कभी भी माइनस में होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि कितना टाइम हो, आप कहोगे -4 o'clock, -5 o'clock, नहीं ना। तो टाइम कैन नेवर बी इन नेगेटिव। सो ये हो गया हमारा रिजेक्ट और हमारा आंसर कितना आ गया 2 सेकेंड्स, यानी कि आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद ही वो यहाँ पर आ जाएगी। हम तो सोच रहे थे पहले 1 सेकेंड में यहाँ जाएगी, फिर 2 यहाँ जाएगी, 3 यहाँ, अरे उसने तो 2 सेकेंड के अंदर ही यहाँ से जंप करी और यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे आ गई। तो आंसर क्या हुआ उसका 2 seconds. Option B is correct. Next question कह रहा है रीटा's height, आई थिंक ये डाइवर है, उसी का ही नाम दे रखा है। रीटा's height in feet above the water level is given by another polynomial pt with zeros -1 and 2. ठीक है, तो देन pt is given by, अब वो कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने पैराबोला की इक्वेशन हमें दे रखी थी, है ना। अब वो कह रहे हैं आप एक पैराबोला की इक्वेशन निकालो जिसकी जीरोस ये दे रखी हैं। ठीक है, पहले उन्होंने कौन सी इक्वेशन दे रखी थी? हमें ये दे रखा था, है ना। हमने उसको सॉल्व किया, पहले k की वैल्यू निकाली, फिर उसको सॉल्व करा, फिर उसको जीरोस निकाली हमने। अब उन्होंने क्या बोला है कि हमसे जीरोस ले लो और एक और इक्वेशन बना के दिखाओ इसी पैराबोला की। तो कैसे निकालेंगे हम? हमें जब जीरोस दी होती हैं और इक्वेशन निकालनी होती है, हम कैसे निकालते हैं? सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, क्या करते हैं हम? सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और फिर इक्वेशन में पुट कर देते हैं। कैसे? क्वेश्चन 43 हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है? x² - sx प्लस p = 0, ये होती है हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, अब s क्या होता है? वेयर s इज सम ऑफ जीरोस, s इज sum of zeros and p is product of zeros। बस अब यही हम सॉल्व कर लेंगे, सम निकालते हैं, इन दोनों को हम पहले प्लस कर देते हैं, ये 2 जीरोस हमें दे रखी हैं, -1 + 2, क्या आ गया सम हमारा 1। अब हम प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 × 2, ये आ गया -2, s भी आ गया, p भी आ गया, पुट कर देते हैं इसके अंदर। यहाँ चीज़ देखिए, हम हमेशा x² - sx प्लस p लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने क्या बोल रखी है? t के टाइम में, यानी कि हमें यहाँ पर वेरिएबल क्या लेना है? t लेना है। तो क्या आएगा? t² - st प्लस p, राइट। और इस पोलिनोमियल को हमें क्या बोलना है? pt। हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? p of x। p of x का मतलब पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। अब उन्होंने बोला है कि t की फॉर्म में लिखो, तो हम लिखेंगे पोलिनोमियल्स इन टर्म ऑफ t। ठीक है, ओके। तो पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ t क्या आ जाएगा? t² - st यानी कि 1 आया है, तो 1t या फिर t एक ही बात है, प्लस p कितना आया? -2, तो दिस इज -2। तो ये आ गया आपका आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। t² - t, यहाँ तो प्लस है, ये नहीं है। t² + 2t, ये भी नहीं है। अब यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास 24 वाले, यहाँ पर तो हमारे पास ऐसा नहीं आ रहा है ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। t² यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, फिर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का है, यहाँ प्लस का है, ये भी गलत हो गया। लेकिन ध्यान से सोचना, अगर मैं इस पूरे को -24 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? -24 t² -24 -t -+24t -24 × -2 -+48। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी, राइट। देखिए अब यहाँ पर 24 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया? ऐसा क्या हो गया? हमने देखिए, जब हमने इक्वेशन बनाई थी, हमने पहले वाली इक्वेशन करी थी, ये वाली, तो हमने क्या किया था? हमने इसमें से 8 कॉमन ले लिया था, है ना। हमारे पास ये इक्वेशन बच गई थी, राइट, बच गई थी ना। हमने 8 कॉमन ले लिया था, 0 के इक्वल कर दिया था, इसको खत्म कर दिया था। अब सेम चीज इसमें भी हो सकती है। कैसे? देखिए, क्या पता इन्होंने 24 मल्टीप्लाई किया हो और हमारे पास वो इक्वेशन आई जो हमने कॉमन ले रखी है
है ना, ऐसे भी से हो सकता था। अब इसमें से अगर मैं 24 -24 कॉमन ले लूँ इज इक्वल टू 0 डाल दूँ तो क्या आ जाएगा, -24 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इधर आके मल्टीप्लाई, खत्म हो गया, है ना। लेकिन इन्होंने ये 24 यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दे रखा है, समझ में आया ये चीज़। तो कोई भी कांस्टेंट ऐसे मल्टीप्लाई करके दिया हो सकता है, वो हमें देख लेंगे। हमें कैसे पता चलेगा, साइन से पता चल जाएगा। जहाँ पे प्लस है वहाँ प्लस होना चाहिए, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलिनोमियल QT with sum of zeros 1 and product of 0 as -6। अब यहाँ पर हमें जीरोस दे रखी थी, यहाँ पर तो हमें डायरेक्ट हमें सम ऑफ 0 दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दे रखा है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि एक और पॉलिनोमियल है Q ऑफ T की टर्म्स में जिसका सम और प्रोडक्ट हमें दे रखा है, और दूसरी गर्ल है दैट इज अनु। अनुज हाइट जो है इन फीट अबव द ग्राउंड एट टाइम t। अब ये जो इक्वेशन आएगी वो क्या बताएगा, अनु की हाइट बताएगी कि किस टाइम पे वो कितनी हाइट पर थी। जैसे पैराबोला रीटा का था वैसे ही पैराबोला अनु का होगा, है ना। अब हमने उसकी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, सॉरी उसकी हमने क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। अगेन इक्वेशन के लिए हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे हमने 43 में किया है। कैसे करेंगे, हमें Q ऑफ T की टर्म्स में चाहिए, इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस एस टी प्लस पी, वेर एस इज सम ऑफ जीरोज जो हमें दे रखा है 1, वेर P इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो हमें दे रखा है -6। तो देख लेते हैं, ऑप्शन में पुट करते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, टी स्क्वायर प्लस माइनस, तो ये फर्स्ट तो नहीं हो सकता, सेकेंड भी नहीं हो सकता, दोनों में प्लस हो गया। थर्ड देखिए, अब 8 की बात आ गई, यानी कि जैसे हमारे पास यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई करके दे रखा था, ये ऐसे यहाँ पर हमें 8 मल्टीप्लाई करके दे रखा है। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है। अगर लास्ट वाले में देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव ठीक है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव ठीक है, बट यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ये ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ देखते हैं अब माइनस प्लस, या तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो, है ना, तो क्या, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ कॉमन ले रखा है। माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, -8 से। जब मैं इस पूरी इक्वेशन को -8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो देखना क्या आएगा, -8t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8t माइनस माइनस प्लस 48 आ गई ये इक्वेशन। यानी कि ये इक्वेशन हमें -8 से मल्टीप्लाई करके दी हुई है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस केस स्टडी का, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमें एक और पॉलिनोमियल दे रखे हैं, ये हमें p ऑफ t था, ये q ऑफ t था, अब ये r ऑफ t हमें दे रखा है, एक और पॉलिनोमियल दे रखी है जिसकी जो जीरोस हैं आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। जैसे कि मान लो जैसे यहाँ पर 0 -1 और 2 दे रखा था, अब मान लेते हैं इसकी 0 अगर एक 2 होगी तो दूसरी क्या हो गई, -2 होगी, ठीक है। और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t हमें दे रखा है -12t स्क्वायर प्लस k -3t प्लस 48, ठीक है। तो हमें इसकी जीरोस दे रखी हैं, क्या दे रखी है कि एक दूसरे की क्या है वो नेगेटिव है। तो अगर हमारे पास पहली 0 अल्फा है तो बीटा क्या है हमारे पास, माइनस अल्फा, ठीक है। तो पहली 0 हो गई अल्फा, दूसरी 0 हो गई माइनस अल्फा, यानी कि जो दूसरी 0 है वो पहली 0 की नेगेटिव है। ये मिल गया हमको, ओके। अगर मैं इसको नॉर्मल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस सी, सॉरी bt प्लस सी, ठीक है। याद आया हमने t की फॉर्म में नहीं किया हुआ, हमने किया हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में कर रखा है ना, बट वहाँ पे हम x ज़्यादा लेते होते थे, लेकिन यहाँ पे हमें बोला है t, तो हमने यहाँ पर ले लिया t, कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह पे t है, कोई बात नहीं, ओके। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ रही है, t का कोफिशिएंट क्या है -12, b की वैल्यू क्या आ रही है k -3 और c की वैल्यू क्या आ रही है 48 आ रही है। तो याद करिए जीरोस का और इन कोफिशिएंट्स का कोई ना कोई रिलेशन था। मैंने कोफिशिएंट्स क्यों लिए, क्योंकि मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो क्या था, पहला क्या था, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बताइए, सम ऑफ जीरोस क्या थी,
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, है ना। दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यही फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं हमने। पहले ये लगा के देखते हैं कितना काम देता है हमें। अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा क्या है माइनस अल्फा, माइनस बी क्या है k माइनस 3। बाहर ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई इसका मतलब हो जाएगा साइन में गड़बड़ आ जाएगी, ठीक है। डिवाइड बाय a क्या है -12, ठीक है। अब देखिए अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल होकर 0, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, क्या बचा k माइनस 3 डिवाइड बाय 12, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 0 0, k माइनस 3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3, k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये था आप लोगों का केस स्टडी का फर्स्ट। अब करते हैं केस स्टडी सेकेंड। तो अब पढ़ते हैं केस स्टडी 2, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक है। A hockey field is the playing surface for the game of hockey. हॉकी खेलने के लिए एक हॉकी फील्ड होती है। हिस्टोरिकली यानी कि पहले ज़माने में क्या होता था, द गेम वॉज प्लेड ऑन द नेचुरल टर्फ दैट इज ग्रास, यानी कि पहले घास पे खेली जाती थी, बट आजकल इट इज़ प्रोमिडेंटली प्लेड ऑन द आर्टिफिशियल टर्फ। ये क्या होता है, एक आर्टिफिशियल सरफेस तैयार किया जाता है हॉकी फील्ड के लिए, ठीक है। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर इन शेप 100 yards बाय 60 yards। ये एक रेक्टेंगुलर शेप में एक फील्ड होती है जिसके अंदर हमें दे रखा है ये 100 yards है और ये हमें दे रखे हैं 60 yards दे रखे हैं। द गोल्स कंसिस्ट ऑफ 2 upright posts placed equidistant from the center of the back line joined at the top of the horizontal crossbar। क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि इसके जो अपराइट पोस्ट्स होते हैं, अपराइट पोस्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये चीज़ और ये चीज़, यानी कि जहाँ पर क्या होता है गोल किया जाता है, तो ये अपराइट पोस्ट सेंटर से इक्विडिस्टेंट होते हैं, यानी कि ओ पॉइंट से इनका डिस्टेंस सेम होता है। उसके बाद हमें इस पोस्ट के बारे में डिटेल्स गिवन है, जैसे कि इसके 2 पिलर्स होते हैं और इन 2 पिलर के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल पिलर होता है उसे हम क्रॉस बार कहते हैं। अब 2 पिलर्स के बीच का डिस्टेंस होता है 3.66 मीटर एंड क्रॉस बार ग्राउंड से 2.14 मीटर की हाइट पर होता है, ठीक है। ईच टीम प्लेज 11 प्लेयर ऑन द फील्ड, हर टीम के 11 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, इंक्लूडिंग द गोली मतलब गोल कीपर, यानी कि जो गोल होने से बचाता है। फॉरवर्ड में यानी कि सबसे आगे ABCD खड़े हैं, मिड के अंदर EFG खड़े हैं प्लेयर्स, और फुल बैक यानी कि इनके बैक साइड पे कौन खड़े हैं HIJ, और K इज द गोल कीपर। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट हॉकी। तो अब पढ़ते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल EHJ। तो पहले EHJ देखते हैं, EHJ, सो दिस इज ट्राइंगल EHJ, ठीक है, EHJ। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इसका आपको सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड क्या होता है, जैसे इस लाइन का मिड ये होता है, इसे हम मिड पॉइंट कहते हैं, ऐसे ही ट्राइंगल का जो सेंटर होता है उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। तो 2 लाइंस का जो मिड पॉइंट होता है वो कैसे हम निकालते हैं, मान लो ये A है ये B है, ठीक है, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, ये पॉइंट कोई O है जो मिड पॉइंट है इसका। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2, ये निकालते हैं ना मिड पॉइंट से। ऐसे ही ये ट्राइंगल है, मान लो ABC, इसका सेंट्रॉइड हम मान लेते हैं पॉइंट कोई है G, क्योंकि G हमने यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ ना, तो हम G ले लेते हैं, नहीं सॉरी G है यहाँ पर, इसको भी O ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो O है कोई पॉइंट, तो O जो है वो सेंटर है ABC का। इसको कैसे निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1, इसके होंगे x2 y2, इसके होंगे x3 y3। तो इसका मिड कैसे निकलता है, इसका मिड भी इसी के जैसा ही है, कैसे, तीनों को प्लस कर दो, x3 प्लस x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 3 क्या 2, ये आएगा 3,
क्यों, वहाँ पे 2 पॉइंट्स है तो 2 का मिड निकल रहा था, यहाँ पर 3 पॉइंट्स है तो 3 का सेंटर निकल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे ही हो जाएगा y3 प्लस y2 प्लस y1, 3 पॉइंट्स का मिड। इस तरीके से हम करेंगे। यानी कि हमारा मेन एम क्या है कि जो ट्राइंगल बना रहे हैं उनके हमें क्या निकालने हैं, पहले कोऑर्डिनेट्स। तो ये हो गए E H J, इसके तीनों के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स, हमें तो ग्राफ दे ही रखा है। E की कोऑर्डिनेट्स क्या है, x से बन रहा है 2, y से बन रहा है 1। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जल्दी से, E की कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 1। सिमिलरली H की कोऑर्डिनेट्स देखिए, H की कोऑर्डिनेट्स x से बन रहे हैं -2 एंड y से बन रहे हैं 4, तो -2 4। सिमिलरली J के कोऑर्डिनेट्स देखिए, x से बन रहे हैं -2 और y से बन रहा है -2, दोनों से -2। तो अब हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। तो अब हम क्या लगाएंगे, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो निकाल लेते हैं सेंट्रॉइड। तो मानते हैं O, इसको मान लेते हैं x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ, x3 x2 x1। तो x3 x2 x1 डिवाइड बाई 3, y3 y2 एंड y1, ये 4 है, एंड y3। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 खत्म, ये हो गया -2/3, ये हो गया 4 + 1 5 - 2 3, 3/3 दैट इज 1। तो ये आगे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये तो फिगर हो गई, ये है क्वेश्चन। दिस इज -2/3 एंड 1, सो ऑप्शन A इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ प्लेयर P needs to be at equal distance from A and G such that A, P, G are in the straight line, then the position of P will be। यानी कि कोई प्लेयर P है, उसको A और G, सबसे पहले A और G ढूंढते हैं। ये रहा A और ये रहा G, ये एक लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और वो बोल रहा है कोई एक प्लेयर P है जिसको A और G के बिल्कुल सेंटर में आना है, मिड में आना है इसके, तो उस P के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो सिंपल सी बात है, A और G के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट लगाएंगे, हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3 6। तो A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 6 और G के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। G के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x एक्सिस पे है 1, y एक्सिस पे है -3, तो ये हो गया 1 - 3। तो कोई एक प्लेयर P है जिसको इन दोनों के मिड में आना है, तो इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। कैसे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, x2 + x1 डिवाइड बाय 2, y2 + y1 डिवाइड बाय 2। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। सो दिस इज 1 + 3 डिवाइड बाय 2 -3 + 6 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया 4/2, ये हो गया 3/2। सो ये आ गया आपके पास 2 3/2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज 2 and 3/2, 2 3/2, ऑप्शन C is correct. Next question, the point on x-axis equidistant from I and E। कोई एक पॉइंट है x एक्सिस पर है जो इक्वल डिस्टेंस पे है I और E के। तो देखते हैं I और E, I and E। सो दिस इज I and दिस इज E। ठीक है, ये रहा I and E। मैं बाकी रब कर देती हूँ एक बार के लिए, आपके लिए इजी रह जाएगा। सो नाउ दिस इज I and दिस इज E। ठीक है, तो ये I E एक कोई लाइन है, यानी कि कोई पॉइंट्स है। अब इन दोनों पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है x एक्सिस पर। ठीक है, तो वो हमें निकालना है। x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये रही एक लाइन, ये है I, ये है E, ये है x एक्सिस। तो x एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये है
इसको भी हम P मान लेते हैं या R मान लो, नो प्रॉब्लम। ये पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है I से भी और E से भी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि ये x एक्सिस है तो एक तो x आएगा ही आएगा और y क्या हो जाएगा 0, क्योंकि y पे तो ये पॉइंट है ही नहीं, है ना। तो अब I के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखिए ये रहा I, x पे है -1, y पे है 1, तो ये हो गया -1 and 1। एंड E के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 and 1, 2 and 1। तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है इससे, तो क्या हो जाएगा IR इक्वल होगा ER के, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1, दिस इज x2 y2, अगेन दिस इज x1 y1। अब ध्यान से देखना, IR का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, ER का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम। यहाँ पर क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर अगेन x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 IR के लिए x2 यही हमने लिया, x माइनस x1 इज -1, माइनस माइनस प्लस 1, y2 इज 0, y1 इज 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 इज ER के लिए भी x2 हमने ये लिया, दैट इज x माइनस x1 -2 का स्क्वायर, y2 इज 0, माइनस y1 इज 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, रूट से रूट कैंसिल या स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो भी रूट खत्म हो जाएगा। ये क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 1 का स्क्वायर इज 1। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4x प्लस 1 का स्क्वायर इज अगेन 1। क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और ये हो गया आपके पास 2x प्लस 2, ये हो गया आपके पास 5 माइनस 4x, -4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4x, ये 5, ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये हो गया 6x, ये हो गया 3, x की वैल्यू आ गई 3/6, दैट इज कैंसिल होके आ गया 1/2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे r के कोऑर्डिनेट्स थे x एंड 0, तो r के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास 1/2 एंड 0। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1/2 एंड 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 49th, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लेयर Q such that his distance from K is twice his distance from E and K, Q, E are collinear। यानी कि इस फिगर में अगर हम ध्यान से देखें E और K, ठीक है, इन दोनों के पास एक पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, दैट पॉइंट इज Q, और वो जो Q पॉइंट है वो कितना दूर है इनसे, such that his distance from K is twice his distance from E, यानी कि उसका K से जो डिस्टेंस है वो डबल है, किसके डबल है, जितना उसका डिस्टेंस E से है। तो मैं इसको यहाँ पे अलग से बना देती हूँ, मान लो यहाँ पर ये K है, मान लो यहाँ पर ये E है, तो यहाँ बीच में एक कहीं पॉइंट है Q, सच दैट उसका K से जो डिस्टेंस है ना वो डबल है जितना उसका E से डिस्टेंस है, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में ये भी स्पेशल कहा गया है कि K, Q एंड E आर कोलिनियर, यानी कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं। तो बिल्कुल मैंने तीनों पॉइंट को एक ही लाइन पर कंसीडर किया है। तो हम यहाँ पर K के पॉइंट्स लिख लेते हैं। K के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, -4 and 1, और E के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, 2 and 1, 2 and 1। तो हमें Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें, ठीक है। और Q के कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से होने चाहिए कि ये डिस्टेंस डबल है और ये डिस्टेंस हाफ है। याद करिए जब हम 7.2 एक्सरसाइज कर रहे थे वहाँ पे हमने कई बार वर्ड यूज़ किया ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्ट करा। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट में कट करना, यानी कि एक लाइन को अगर हम 3 इक्वल पार्ट में कट कर देते हैं तो इस पॉइंट का रेशो क्या बनता है, 1:2, क्योंकि एक पार्ट यहाँ है बाकी 2 पार्ट यहाँ है।
और इसका क्या बनता है 2:1, क्योंकि 2 पार्ट यहाँ है 1 पार्ट यहाँ पर है। ये तो हो गई ट्राइसेक्ट की बात। यहाँ अगर हम देखें, यहाँ उन्होंने बोला कि क्यू डिस्टेंस जो है वो के से तो डबल है और ई से इतना डबल नहीं है, ठीक है, यानी कि जितना उसका डिस्टेंस ई से है उतना डिस्टेंस के से डबल है, यानी कि ये डिस्टेंस डबल हो गया किसका, इस डिस्टेंस का। तो दिस रेशो आ गया आपका 2:1। अब हम क्या करेंगे, अब तो सिंपल हो गया, बहुत ही ज़्यादा। रेशो आ गया, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो मैं इसको अलग से लिख लेती हूँ एक बार। तो ये मैंने अलग से लिख लिया है, ये है क्वेश्चन नंबर 49 और ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ये रेशो क्या होता है, m/n। तो हम क्या लगाने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाइए। कैसे लगता है, q के लिए लगेगा, q के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं हम। क्या फॉर्मूला रहता है, m+n लिखते हैं, नीचे भी m+n लिखते हैं, फिर m+n लिखते हैं, नीचे भी m+n लिखते हैं, और फिर यहाँ लिख देते हैं x2 x1, यहाँ लिख देते हैं y2 y1। इस तरीके की ट्रिक्स हमने बहुत चैप्टर्स में की हुई है। और अगर अभी तक आप लोगों ने 7 चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देख लें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पूरे के पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का। तो स्टार्ट करते हैं इसकी वैल्यूज पुट करना। x2 is 2, m is again 2, plus x1 is -4 and n is 1. Divide by m+n, that is 2 + 1. y2 1 and m is 2, plus y1 is 1 and n is also 1. Divide by 2 + 1. ये क्या हो जाएगा, 2 2s are 4, -4 divide by 3, 2 + 1 divide by 3। तो ये क्या हो गया, q = 4 - 4 0/3, ये हो गया 3/3, कैंसिल होके 1। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 और ये आगे 1। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0, 1। तो हम अगर देखें कहाँ बनेगा ये 0, 1, 0 तो हो गया x एक्सिस और 1 y एक्सिस, यानी कि यहाँ पर बनेगा। हम देख सकते हैं कि e जो है वो 2 बॉक्स इससे दूर है और ये 4 बॉक्स दूर है। तो पॉइंट ये डेफिनेटली होगा q वाला कि ये 2 बॉक्स दूर है और ये 4 बॉक्स दूर है, तभी तो ये डबल हो गया इसके डिस्टेंस के। तो हमारे क्या कोऑर्डिनेट्स आए हैं 0 and 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन। द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B and C is। तो B and C से एक इक्विडिस्टेंस पर पॉइंट है, वो पॉइंट है y एक्सिस पे है। तो फिगर देखते हैं, B and C से इक्विडिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है y एक्सिस पर, ठीक है, इस तरीके से है। तो मैं अलग से इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है और इसको हम मान लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट जो है वो B और C से इक्वी डिस्टेंस पर है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करने हैं उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अगर इक्वी डिस्टेंस पे तो हमें B और C के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। निकालते हैं B और C के कोऑर्डिनेट्स। B के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 4, 3। C के क्या आएंगे, पहले x एक्सिस देखेंगे 4, फिर y एक्सिस -1, दैट इज 4 - 1। ओके, अब हमें o के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो o जो पड़ा हुआ है वो कहाँ पड़ा है, y एक्सिस पे पड़ा है। दैट मीन्स वहाँ पे x की होगी वैल्यू 0 और y की कोई ना कोई आएगी। तो यानी कि यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं हम 0, y। ये होंगे कोऑर्डिनेट्स किसके, o पॉइंट के, राइट। ओके, तो अब हमें दे रखा है कि इक्वी डिस्टेंस पे है, दैट इज OB इक्वल है किसके, OC के। तो इक्वी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे भी यही लगेगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो हम इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, x2 0 - 4 का स्क्वायर प्लस y -
3 का स्क्वायर इज इक्वल टू OC के लिए हमने x2 y2 तो इसको माना ही हुआ, इसको मान लेते हैं x1 y1। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 दैट इज 0 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हमने सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, या तो रूट से रूट कैंसिल कर दें या सीधा हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, तो भी रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा आपके पास, माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा 6y माइनस 4 का स्क्वायर अगेन 16, a प्लस बी का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2y। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 16 सीधा कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आपके पास 9 माइनस 6y, यहाँ बचा 1 प्लस 2y, माइनस का 6y इधर चला जाएगा, 9 इधर, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, 2y माइनस का इधर आके हो गया प्लस का 6y, ये हो गया 8 और ये हो गया 8y, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। जैसे y की वैल्यू आई तो आप ओके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 0, y था तो क्या हो जाएगा 0, 1। तो देखते हैं क्या आता है ऑप्शन इसका, क्या है 0, 1 आया है 0, 1, so option D is correct. So thank you, that's all for this video.